फैशन की बात हो तो फुलकारी याद आ ही जाती है। पंजाब की फुलकारी एक बेहद खूबसूरत कढ़ाई है जिसमें आपको फूलों का काम दिखता है। लेकिन फुलकारी आई कैसे? चलिए आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। फुलकारी की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग मत हैं। कहा जाता है कि यह जो कढ़ाई है वो देश के विभिन्न भागों में 7वीं शताब्दी में प्रचलित थी, लेकिन केवल पंजाब तक। फुलकारी से मिलती जुलती कढ़ाई बिहार और राजस्थान में भी दिखी। कढ़ाई की यह शैली ईरान से आई थी, ऐसा भी कहा जाता है, जहां इसे गुलकारी कहा जाता है, जिसका अर्थ फूलों का काम भी होता है। लेकिन फुलकारी नामक एक किताब में यह उल्लेख मिलता है कि फुलकारी की जो शैली है वो गुलकारी के काम से बहुत अलग है। पंजाब के प्राचीन ग्रंथों, लोक कथाओं और साहित्य में भी फुलकारी का उल्लेख मिलता है। हर्षचरित में पता चलता है कि सम्राट हर्षवर्धन के शासन में भी इस तरह की कढ़ाई प्रचलित थी। तो अगर हम फुलकारी के बारे में बात करें तो फुलकारी शब्द का सबसे पहला संदर्भ पंजाबी साहित्य में 18वीं शताब्दी के वारिस शाह के हीर रांझा, जिसकी कहानी हम सब जानते हैं, उसमें दिखाई पड़ता है, जहाँ पे हीर की शादी की पोशाक का वर्णन हुआ है और जो कढ़ाई है उसकी बात होती है। इस पर पहला अंग्रेजी प्रकाशन 1880 में फ्लोरा एनी स्टिल द्वारा किया गया था, जहां उन्होंने विभिन्न शैलियों का वर्णन किया और चित्र के रूप में किस्मों का प्रदर्शन किया। अपने वर्तमान स्वरूप में फुलकारी कढ़ाई 15वीं शताब्दी से लोकप्रिय है। चाहे जो भी हो, उत्पत्ति चाहे जहां से भी हो, आज फुलकारी देश के हस्तशिल्प में अपनी एक खास पहचान रखती है। फुलकारी के काम के लिए जो मोटे कपड़े थे उनका इस्तेमाल ज़्यादा होता था, जैसे खद्दर, दसूती या और भी कुछ। पहला जो कपड़ा था वो मोटे धागों वाला ढीला बुना हुआ खद्दर था और यह हलवान यानी हल्का और बारीक बुने हुए खद्दर के विपरीत था। तीसरा चौसा खद्दर था जिसे महीन धागों से बुना गया था और भाग के लिए बुना गया था या बाग के लिए बुना गया था। फुलकारी कढ़ाई की मुख्य विशेषताएं रेशमी धागे के साथ मोटे सूती कपड़े के उल्टी तरफ पर रफ सिलाई का उपयोग है। पंजाबी संस्कृति में वहाँ की जो महिलाएं हैं वो अपनी कला से, अपने कौशल से कई प्रकार के सुंदर बेलबूटे और पैटर्न बनाती हैं और उस पूरे कपड़े में फूलों का काम आपको दिखता है। इसकी कई किस्में भी हैं। तो फुलकारी की जो पारंपरिक जो प्रकार हैं उसमें चोप, तिलपत्र, नीलक और बाग शामिल हैं। कभी कभी बाग को फुलकारी की अन्य किस्मों से अलग माना जाता है, उसका अलग वर्गीकरण किया जाता है। कपड़े के हिस्से दिखाई देते हैं, जबकि बाग में कढ़ाई आपको पूरे कपड़े पर दिखती है, कपड़ा नहीं दिखता। और समकालीन आधुनिक डिज़ाइनों में साधारण और कम कढ़ाई के दुपट्टों में या ओढ़नी में और शॉल में, उसमें भी फुलकारी का काम दिखाई देता है। पंजाब की शादियों में फुलकारी का एक विशेष महत्व है और सदियों से इस कला में बदलाव आया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि भारत में फुलकारी के उपयोग में 1950 के बाद गिरावट आई है। पहले महिलाएं स्टेंसिल का उपयोग किए बिना फुलकारी की कढ़ाई किया करती थीं। महिलाएं अपने आंगनों को साफ करती, दोस्तों और परिवार को औपचारिक रूप से फुलकारी की कढ़ाई की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आमंत्रित किया करती थीं और लोकगीत गाए जाते थे। यह फुलकारी मेरी मान ने कढ़ी, इस न घुट जाफियां पवन।
यानी यह फुलकारी मेरी माँ द्वारा कढ़ाई की गई थी, मैं इसे गर्मजोशी से गले लगाता हूँ। इस तरह के लोकगीत दिखते हैं। कहते हैं कि जैसे ही लड़की का जन्म होता था पंजाब में, वहाँ पे जो घर की औरतें हैं वो फुलकारी कढ़ाई करना शुरू कर देती थी, जो शादी के समय में दी जानी थी। परिवार की स्थिति के आधार पर ही माता पिता 11 से 101 बाग और फुलकारी दहेज देते। ऐतिहासिक तौर पर अगर हम बात करें तो बागों के लिए उत्तम कढ़ाई हजारा, पेशावर, सियालकोट, झेलम, रावलपिंडी, मुल्तान के जिलों में थी। अमृतसर, जालंधर, अंबाला, लुधियाना, नाभा, जींद, फरीदकोट, कपूरथला और चक्रवाल में भी फुलकारी की कढ़ाई का प्रचलन था और इसने अन्य राज्यों की कढ़ाइयों को भी प्रभावित किया है। इसमें ज्यामितीय रूपांकन और सिलाई में भी इसका उपयोग होता था। जितने भी उत्सव थे, शादियों का मौसम था, उस समय पंजाब की जो महिलाएं थी, जो वहाँ की संस्कृति के मुताबिक फुलकारी से कढ़ाई किए हुए वस्त्र पहनती थीं। तब बाजार में फुलकारी बिकती नहीं थी, क्योंकि यह विशुद्ध रूप से एक घरेलू कला थी जो कि महिलाओं के अपनी कलात्मक संतुष्टि के लिए था, यानी सच्ची लोक कला थी। अब फुलकारी पूरे विश्व भर में पहचानी जाती है। अपनी पहचान इसने बनाई है। तब पैटर्न वाली किताबें नहीं थी और कपड़े के पीछे से ही कढ़ाई का काम होता था। डिज़ाइनों का पता उतना नहीं लगाया गया था, तकनीक नहीं थी और क्षेत्र के अनुसार ही कढ़ाई का काम होता था। धागा कश्मीर, अफगानिस्तान और बंगाल से आया करता था और बड़े शहरों में ललारियों द्वारा रंगा जाता था और तब अच्छी गुणवत्ता वाला रेशम चीन से आता था। ये धागा फेरी वालों के जरिए महिलाओं को मिलता था। फुलकारी में रंगों का अपना महत्व है। लाल और ऐसे जो चटक रंग हैं वो इस कढ़ाई में बहुत पसंद किए जाते थे, क्योंकि लाल रंग ऐसा है जो पंजाब के हिंदू और सिख दोनों ही शुभ मानते हैं। हल्का भूरा, रस्ट जो धूसर जो लाल रंग होता है वो सामान्य रंग थे। बाग में सफ़ेद रंग का जो प्रयोग था वो बुजुर्ग महिलाओं और विधवाओं द्वारा किया जाता था। पश्चिमी पंजाब में काले और नीले रंग को कम पसंद किया जाता था, जबकि पूर्वी पंजाब में सफ़ेद रंग का प्रयोग कम होता था। फुलकारी पर ज्यामितिक पैटर्न की कढ़ाई भी की जाती है और इसमें गांवों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आप देख सकते हैं। पशु पक्षी सफलता, घर और सद्भावना का प्रतिनिधित्व करते थे। धन, समृद्धि का और उर्वरता का प्रतीक होते थे फल या फसलें। गेहूं के, जौ के डंठल भी आपको दिखते हैं, या फिर दुपट्टे या शॉल पे आपको आकर्षक डिज़ाइनें दिखती हैं। लेकिन यह था कि तब मूल रूप से व्यावसायिक तौर पर इसका प्रसार भी नहीं हुआ था और ये होता भी नहीं था। विदेशों में बाजार इसे 19वीं शताब्दी में मिला, जब यूरोपीय घरों के लिए पर्दे बनाने के लिए, शॉल या घाघरा बनाने के लिए इस कढ़ाई का इस्तेमाल किया जाता था। और तब यूरोप और अमेरिका में फुलकारी को एक बाजार मिला था। अमृतसर में ऐसी कई फर्म्स थी जहां किसी भी प्रकार की फुलकारी का ऑर्डर दिया जा सकता था। तो अब हम फुलकारी की बात को अगर आगे बढ़ाएं तो इसमें कई प्रकार की शैली थी, जिसमें बाग का नाम आता है। बाग एक ऐसी शैली है जिसमें आपको पूरे कपड़े पर कढ़ाई दिखते हैं, यानी ऐसा जो परिधान होगा उसमें पूरी तरह उस पर काम होगा। बाग के कई प्रकार थे, जैसे घूंघट बाग और वारीदा बाग। कई मामलों में कढ़ाई करने वाले ने अपने आसपास जो देखा उसके आधार पर डिज़ाइंस बनाई। रसोई भी कई बार प्रेरणा बन जाती थी, जिसमें आपको डिज़ाइनों में बेलन दिखते थे, मिर्ची दिखती थी, गोभी दिखती थी और करेले तक देखते थे।
इसके बाद दिल्ली दरवाज़ा, शालीमार चार और चौरसिया बाग जैसे प्रसिद्ध मुगल उद्यानों के लेआउट भी डिजाइन्स में दिखते थे। कपड़े पर बिखरे हुए काम को आधा बाग कहा जाता है और सूती खादर पर सफ़ेद या पीले रेशम का जो काम होता है वो कपड़े के बीच से शुरू होता है और पूरे कपड़े तक फैल जाता है। उसे चश्मे बुलबुल कहते हैं। होलबिन स्टिच का उपयोग करके बनाया जाता था एंटिक चॉप। और चौप और सुभार शैली जो है उसकी जो फुलकारी है उसको दुल्हनें पहना करती थी। इसके दोनों किनारों पर कढ़ाई की जाती थी। चौप पारंपरिक रूप से पीले रंग के साथ लाल रंग से बनाया जाता था और ये जो कपड़े थे दोनों आपस में मिल जाते थे। दर्शनद्वारी एक ऐसी फुलकारी थी जिसमें प्रसाद या भेंट के रूप में बनाया जाता था। इसमें आपको स्थापत्य कला जैसी कुछ डिज़ाइंस दिखते थे जिसमें आपको खंबे दिखते थे, दरवाजे दिखते थे और जालीदार ज्यामितीय पैटर्न दिखते थे। सांची ऐसी शैली थी जिसमें काली स्याही से आकृतियों की रूपरेखा तैयार की जाती है। इसे रफ स्टिच से कशीदाकारी करके भर दिया जाता था। अन्य शैलियों में कोई पैटर्न नहीं खींचा जाता था, काम केवल पीछे के धागों को गिनकर किया जाता था। सांची, भटिंडा और फरीदकोट जिलों में काफ़ी लोकप्रिय थे। सांची फुलकारी फिरोजपुर में भी पसंद की जाती थी। इसमें डिज़ाइंस के लिए ग्रामीण जीवन से प्रेरणा ली जाती थी और इसमें आपको उसी जीवन शैली से आधारित डिज़ाइंस भी दिखते थे जिसमें चक्की पर गेहूं का आटा पीसने और चरखे पर काम करने वाली महिलाएं भी इसे बनाया करती थीं। और जब इसके आगे हम बढ़ते हैं तो इसमें आता है तिलपत्र, जो एक सजावटी कढ़ाई होती थी। नीलक भी पीले या चमकीले लाल कढ़ाई के साथ काले और लाल रंग की पृष्ठभूमि के कपड़े पर बनाई जाती थी। घूंघट भाग के बारे में हम आपको बता चुके हैं। छमासी ये रोहतक, गुड़गांव, हिसार और दिल्ली में बनाई जाती है। इस तरह पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की फुलकारी का काम आपको दिखाया दिखता है और इसमें 52 प्रकार की फुलकारी जो है वो दिखती थी। 1947 में जब विभाजन हुआ तो फुलकारी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और परिवारों को आर्थिक संकट से निकालने में बड़ी भूमिका निभाई। आज फुलकारी फैशन की दुनिया में एक ऐसा हस्तशिल्प है जो अपनी पहचान आप रखती है। पंजाब का जिक्र होते ही हमें फुलकारी याद आ जाती है। ज़रूरी है कि हम अपने हस्तशिल्पों का सम्मान करें और इसे सहेज कर रखें। तो आज फुलकारी की बात के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली बार नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।